हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम ग्रामर का जो तीसरा लेसन है वो देखेंगे और आज के लेसन में हम आर्टिकल्स का जो दूसरा भाग है वो देखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग, अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं। पिछले लेसन में हमने आर्टिकल्स का जो पहला भाग था वो देखा था। इस पार्ट में हम दूसरे भाग को देखते हैं और दूसरे भाग में हम द के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हो वो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रखें और जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप नोट कर लें। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेसन 3 में हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, जो है द को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। अब डेफिनेट आर्टिकल है क्या? तो डेफिनेट, इंग्लिश में डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, स्पष्ट, क्लियर, बिना कोई संदेह के। समझ रहे हो? बिना कोई संदेह, फिक्स, निश्चित है, एकदम क्लियर है, उसको बोलते हैं डेफिनेट। जब कोई चीज या नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो नाउन फिक्स है, क्लियर है, स्पष्ट है, तो हम द का उपयोग करेंगे। आगे वैसे तो द आर्टिकल जो उपयोग करने का जो रूल है, कई सारे हैं, कई सारे रूल्स है। पर आप इतना समझिए, जो चीज स्पष्ट है, जो चीज को हम स्पष्टता से कह सकते हैं, क्लियरली कह सकते हैं, उस नाउन के आगे हम द लगाएंगे। ठीक है? बस इतना समझिए। अभी अब आगे हम समझेंगे डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले एक बार और विनती है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी जो है उस पर प्रेस करें। और ये जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है अपने स्क्रीन पर, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। और पिछले वीडियो में मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल्स के दो ग्रुप हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी और इस वीडियो में हम द के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो ये देखिए, आर्टिकल्स के, जैसे मैंने कहा आपसे कि दो सेक्शन होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब जो फिक्स नहीं है, कोई भी, अगर कोई भी किसी भी चीज के बारे में बात करें तो हम ए और एन यूज करेंगे। और डेफिनेट यानी कोई फिक्स चीज की बात करेंगे तो द का उपयोग करेंगे। फिक्स यानी डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या फर्क हुआ कि इनडेफिनेट में हम कोई भी चीज की बात करेंगे, कोई फिक्स नहीं है, जबकि डेफिनेट में एक फिक्स चीज की बात करेंगे, एक फिक्स चीज या चीजों की बारे में बात करेंगे। कोई चीज अगर फिक्स हो, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन या कोई चीज अगर फिक्स हो, श्योरिटी से आप कह सकते हैं कि यही है, तो हम द का उपयोग करेंगे।
अगर फिक्स नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि यही है, तो ए और एन का उपयोग करेंगे। ठीक है। वैसे तो द के लिए कई नियम बने हुए हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि कोई अगर फिक्स हो तो हम द का उपयोग करेंगे, अगर फिक्स नहीं है तो ए और एन। ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कि द का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे नियम है, हम एक एक करके देखते हैं हर नियम। तो पहला नियम है, कोई स्पेसिफिक थिंग या पर्सन, अगर कोई चीज या व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं और वो व्यक्ति और चीज एक खास हो, किसी खास चीज या खास व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो, तो हम द का उपयोग करेंगे। यानी कि हम हर नाउन के आगे द नहीं लगाएंगे, हर नाउन के आगे द नहीं लगाएंगे, बल्कि वो अगर नाउन खास हो तो ही हम उस पर द लगाएंगे। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिए। आई वॉज हैप्पी टू सी द policeman who saved my cat. मैं उस पुलिस वाले को देखकर खुश हुआ जिसने मेरी बिल्ली की जान बचाई। अब देखो, मैं एक पुलिस वाले को देखकर खुश हुआ। कौन सा पुलिस वाला था? जो जिसने मेरी बिल्ली की जान बचाई। तो पुलिस वाले तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह दुनिया भर में पुलिस वाले होते हैं। लेकिन मैंने किस पुलिस वाले को देखा जिसने मेरी बिल्ली की जान बचाई? समझ रहे हो? यानी इसमें एक स्पेसिफिक पुलिसमैन की बात हो रही है, यानी एक पर्टिकुलर पुलिसमैन की बात हो रही है। अब इस सेंटेंस को थोड़ा अलग से बोलते हैं। आई वॉज हैप्पी टू सी ए पुलिसमैन। आई वॉज हैप्पी टू सी ए पुलिसमैन। अब देखो, मैंने द को हटा के ए लगाया। आई वॉज हैप्पी टू सी ए पुलिसमैन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? मैंने एक पुलिस वाले को देखकर मैं एक पुलिस वाले को देखकर खुश हुआ। अब वो कौन सा पुलिस वाला है पता नहीं, कोई भी हो सकता है। केरला पुलिस का पुलिसमैन हो सकता है, गुजरात पुलिस का पुलिसमैन हो सकता है, बिहार पुलिस का पुलिसमैन हो सकता है, मुंबई पुलिस का पुलिसमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस पूरे सेंटेंस का जो पहला भाग है उसको दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं। पहला है, आई वॉज हैप्पी टू सी ए पुलिसमैन। दूसरा है, आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिसमैन। अब दोनों में फर्क क्या है? देखो, पहले में आई वॉज हैप्पी टू सी ए पुलिसमैन, यानी कोई भी पुलिसमैन हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई विशेष नहीं है, कोई खास नहीं है, कोई भी हो सकता है। दूसरे में हमने द लगाया है, यानी जैसे ही ए हटा के द आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि कोई खास पुलिसमैन के बारे में बात हो रही है, खास पुलिस वाले के बारे में बात हो रही है। तो तो इस केस में आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा कि क्यों वो खास है, क्यों वो व्यक्ति या चीज खास है। तो क्यों खास है? उस पुलिस वाले में क्या खासियत है? उसे देखकर मैं क्यों खुश हुआ? उसने मेरी बिल्ली की जान बचाई थी। तो आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिसमैन हु सेव्ड माई कैट। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। I ate an apple yesterday. The apple was delicious. मैंने कल एक एप्पल खाया था, वो एप्पल स्वादिष्ट था। अब देखो, ये सेंटेंस का पूरे सेंटेंस का दो पार्ट है। आई एट एन एप्पल yesterday,
मैंने कल एक एप्पल खाया था। और दूसरा पार्ट क्या है? द एप्पल वॉज डिलिशियस। जो पहले पार्ट में एन एप्पल लगा है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। दूसरे पार्ट में द एप्पल लगा है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल है। क्यों? देखो, कल मैंने जो एप्पल खाया था वो कोई भी एप्पल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो एप्पल मैंने खाया था वो स्पेसिफिक है। यानी कि कल जब मैं एप्पल खा रहा था ना, तब मुझे पता नहीं था कि शिमला का एप्पल है कि कश्मीरी एप्पल है। मैंने एक एप्पल उठाया, खा लिया। मुझे पता नहीं था कि कौन सा एप्पल है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो मैंने खाया वो तो स्पेसिफिक है ना, हम उसको हम हटा नहीं सकते। जो मैंने खाया वो खाया, है ना। जो मैंने खाया वो स्पेसिफिक है, उसको हम अलग कर सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं हाँ, जो मैंने खाया वो। तो जो पहला पार्ट है उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों लगाए? क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, कोई भी एप्पल हो सकता है। मैंने एक एप्पल उठाया, खा लिया। तब मुझे पता नहीं था कि ये एप्पल यहाँ का एप्पल है, कोई भी था, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में जो मैंने खाया, अब जो मैंने खाया उसको बदल नहीं सकते। जो खा लिया वो खा लिया, तो पैसिफिक हो गया, तो द एप्पल लग गया। क्लियर? तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। यानी जो किताब आपको चाहिए वो किताब अभी प्रिंट होना बंद हो चुका है। यानी किस किताब की बात हो रही है? जो किताब आपको चाहिए, यानी एक स्पेसिफिक किताब है, एक खास किताब है, वो आपको चाहिए था, लेकिन वो अभी प्रिंट नहीं हो रहा है। द बुक। द बुक क्यों लगाया? क्योंकि खास बुक हो, वो किताब ग्राहक को चाहिए था, लेकिन उसके जो वेंडर है, जो बेचने वाला है, उनके पास वो किताब नहीं है। बेचने वाला बोल रहा है कि वो प्रिंट होना बंद हो चुका है। यानी जो किताब आप मांग रहे हो ना, वो प्रिंट होना बंद हो चुका है। यानी खास किताब की बात हो रही है। अब देखो, यार दोस्त बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं लेट्स गो टू द क्लब। लेट्स गो टू द क्लब। क्लब चलते हैं। अब क्लब जाने के लिए क्लब चलते दोस्तों को बोल रहे, तो दोस्तों को पता है कौन से क्लब पे जाना है। एक स्पेसिफिक क्लब के बारे में बात हो रही है ना, एक खास क्लब के बारे में बात हो रही है। तो जब भी कोई खास व्यक्ति या चीज या दुकान के बारे में बात करे तो द लगाना है, ठीक है। दूसरा उपयोग देखते हैं। टू से समथिंग मोर अबाउट ऑलरेडी मेंशन्ड नाउन्स। यानी कि देखो, क्या होता है ना कि एक नाउन है, उस नाउन के बारे में आपने एक सेंटेंस में एक बात कही है। अब उस नाउन के बारे में दोबारा आपको कुछ कुछ और कहना है, तो उस केस में हम उस नाउन के आगे द लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। मेज पर एक किताब है, ठीक है। द बुक इज एन ऑटोबायोग्राफी। वो बुक एक आत्मकथा है। देखो, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, द बुक इज एन ऑटोबायोग्राफी। देखो, पहले सेंटेंस में हमने कहा कि टेबल के ऊपर एक बुक है, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस में उस बुक के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी हम दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, द बुक इज एन ऑटोबायोग्राफी। पहले सेंटेंस में टेबल के ऊपर क्या था? बुक था। अब दूसरे सेंटेंस में उस बुक के बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी हम दे रहे हैं, तो बुक एक आत्मकथा थी या ऑटोबायोग्राफी थी। तो 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 बुक के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं।
तो ऐसे केसेस में हम द का उपयोग करेंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस पिछले एग्जाम्पल में भी उन्होंने देखा था, उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं। देखो, अंग्रेजी में क्या है ना कि बहुत सारे नियम हैं, नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। नियम भले कितने भी हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नियम का पालन होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी नियम का पालन हो तो होना चाहिए। और बहुत सारे नियम है तो दो तीन नियम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते ही है। तो समझिए इसे। तो देखते हैं, आई एट एन एप्पल एस्टरडे, मैंने कल एक एप्पल खाया था। अब देखो, उस एप्पल के बारे में बोल रहे हैं। आई एट एन एप्पल एस्टरडे, द एप्पल वॉज डिलिशियस, वो एप्पल स्वादिष्ट था। तो हमने एप्पल खाया था। अब दूसरे सेंटेंस में उस एप्पल के बारे में कुछ बता रहे हैं। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। आई सॉ ए मूवी लास्ट वीक, द मूवी वॉज वेरी गुड, मैंने पिछले हफ्ते एक फिल्म देखी थी, फिल्म बहुत अच्छी थी। यानी पहले सेंटेंस में हम कह रहे हैं कि हमने मूवी देखी थी, मैंने मूवी देखी थी पिछले हफ्ते। अब उस मूवी के बारे में कुछ कह रहे हैं कि मूवी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो द मूवी वॉज वेरी गुड, यानी जो जिस नाउन का उपयोग आप पहले सेंटेंस में कर रहे हो, उस नाउन जो स्टार्टिंग में वो नाउन दूसरे सेंटेंस में आ रहे हैं। यानी कि आप जो पहले सेंटेंस में जो नाउन का प्रयोग कर रहे हो ना, उस नाउन का प्रयोग दूसरे सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही हो रहा है। तो उस केस में आपको द लगाना जरूरी है। समझ रहे हो? आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग को प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इस पे निपुण नहीं बन पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करोगे। और मैंने जो अभी तक जो क्लास लिए हैं वो आपने नोट की होगी और अब प्रैक्टिस करोगे। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरा उपयोग कहता है कि बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स, यानी कुछ खास किताबें हैं, उस किताबों के आगे द लगेगा। जैसे कि जो होली किताब यानी धार्मिक ग्रंथ हैं, उसके आगे द लगेगा। यानी ऐसे किताब जो दुर्लभ हो और एक स्पेशल किताब हो, एक स्पेशल किताब, स्पेशल बुक, उसके सामने उसके आगे द लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर द वेदास, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, द इलियड। अब देखो, हम किताबों के पीछे द लगाते हैं। कौन सा किताब? जो एक खास किताब हो, दुर्लभ किताब हो। अब जब हम उस किताब के जो ऑथर है यानी लेखक है, उसके साथ उस किताब का नाम जब लेंगे तब द नहीं लगाएंगे, तब द नहीं लगाएंगे। जैसे कि द रामायण तो हम बोलते हैं द रामायण है, पर रामायण का जो लेखक है वो कौन है? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि रामायण, या फिर लियाड़। लियाड़ एक किताब है जो आज से 2700 साल पहले लिखी गई थी, जिसके लेखक है होमो। होमो ने दो किताबें लिखी थी, एक तो लियाड़, दूसरी कौन सी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, दूसरी कौन सी है। दोनों एक महाकाव्य है, दोनों महाकाव्य है। तो हम बोलेंगे वाल्मीकि रामायण और होमोस लियाड।
उसमें हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए चौथा उपयोग देखते हैं। When a singular noun is meant to represent a whole class, यानी कि ऐसा एक नाउन जो सिंगुलर है और पूरे क्लास को या वर्ग को रिप्रेजेंट यानी कि प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करता है। यानी ऐसा एक शब्द जो सिंगुलर है और पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पूरे वर्ग के बारे में वो शब्द कहता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, उससे पूरा आइडिया आ जाएगा। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। गाय एक उपयोगी प्राणी है। अब देखो यहाँ पे काउ के आगे द लगा है। ये काउ एक काउ के बारे में बात नहीं हो रही, पूरे वर्ग काउ का जो वर्ग है, जो क्लास है, यानी पूरी प्रजाति है, उसके बारे में बात हो रही है। इसको आप बहुवचन में भी लिख सकते हो। काउस आर यूजफुल एनिमल्स। मैंने ब्रैकेट में लाल कलर पे एक बहुवचन में लिखा है, पर उस केस में द नहीं लगेगा। द कहाँ पे लगेगा? सिंगुलर पे द लगेगा इस केस में। ठीक है, तो गलती मत कीजिएगा इसमें। द हॉर्स इज ए नोबल एनिमल, यानी घोड़ा एक महान जानवर है। अब देखो यहाँ पे एक घोड़े की बात नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर घोड़े की बात नहीं हो रही है। ये जो घोड़ा है ना, वो पूरे वर्ग की, घोड़े वर्ग की बात हो रही है, यानी घोड़े की प्रजाति की बात हो रही है। तो ऐसे केस में जिसमें एक चीज है पूरे वर्ग की, जो वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, उस केस में द लगेगा। वो भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में द नहीं लगेगा। तो द हॉर्स इज ए नोबल एनिमल, इस केस में घोड़ा जो है वो पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो उस केस में द ओट्स लगेगा। तीसरा, द कैट लव्स कंफर्ट, यानी कैट को चैन पसंद है। चैन से रहना, सारी जरूरियात, सा, सारी उसकी जो जरूरत है वो उसके घर वाले देखे। वो कैट को, बिल्लियों को वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे एक बिल्ली की बात नहीं हो रही, बिल्ली पूरे प्रजाति की बिल्ली, यानी बिल्ली की प्रजाति है उसके बारे में बात हो रही है। समझ रहे हो? यानी एक नाउन से आप जब पूरे वर्ग की बात करते हैं, तब उस एक नाउन के आगे द लगेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। द बनियन इज ए काइंड ऑफ फिग ट्री। बनियन जो है एक फिग ट्री है। फिग ट्री मतलब, फिग मतलब अंजीर, जिसको हिंदी में कहते हैं। एक तरह का एक फल है जो झाड़ पे लगता है, जो पेड़ पे लगता है। ठीक है, तो जो बनियन ट्री जो है, वो आपने देखा होगा, एक बड़ा सा एक पेड़ है, उसमें जो फिग अंजीर लगते हैं। तो बनियन इज ए काइंड ऑफ फिग ट्री। अब देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ए काइंड ऑफ ए फिग ट्री। जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, वो गलत है। क्यों गलत है? ए काइंड ऑफ ए फिग ट्री, यानी आप एक फिग ट्री के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आपने दो बार आर्टिकल लगाए, ए काइंड ऑफ ए और ए फिग ट्री। ए काइंड ऑफ ए फिग ट्री, यानी दो दो बार ए लगाए। तो अगर फिग ट्री के आगे ए नहीं आएगा उस केस में, तो ए काइंड ऑफ फिग ट्री सही है। दो बार आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लोग दो दो बार आर्टिकल लगाते हैं, जो कोई ध्यान देता नहीं है,
पर लोग लगाते हैं, कई लोग इसे लगाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक हम एक पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ही आर्टिकल लगना चाहिए, दो आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैन और वुमन के आगे आपको आर्टिकल द नहीं लगाना है। कब? जब मैन पूरी दुनिया के पुरुषों को रिप्रेजेंट करता हो, जब वुमन पूरी दुनिया की जो महिलाएं उनको रिप्रेजेंट करती हो, तो ऐसे सेंटेंस जब बनते हो तब आपको मैन और वुमन के आगे द नहीं लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, है ना? तो इस सेंटेंस पे मैन अकेला इंसान नहीं है, एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। दुनिया में जितने मैन है उन सब की बात हो रही है ना? वैसे ही वुमन इज गॉड्स बेस्ट क्रिएशन, तो इसमें एक वुमन की बात नहीं हो रही है, दुनिया में जितनी भी वुमन है उनकी बात हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस में आपको मैन और वुमन के आगे द नहीं लगाना है। ठीक है। पांचवा उपयोग देखते हैं। हम कंट्री के सामने भी द लगाते हैं। देखिए, सारे कंट्रीज के सामने द नहीं लगाते, किसी किसी कंट्री के आगे द लगाते हैं। उसमें कौन से कंट्रीज में द लगाते हैं, कौन से कंट्रीज में द नहीं लगाते, उसकी भी रूल्स बने हुए हैं। तो मैं एक एक करके आपको रूल्स बताता बताऊंगा, आप करते जाइएगा। तो पहला है आइलैंड। अगर कोई देश आइलैंड से बना हो, छोटे छोटे आइलैंड्स, छोटे छोटे अगर आइलैंड से कोई देश बना हो, तो उस देश के आगे, देश के नाम के आगे द लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज अगर आप देखोगे तो वेस्ट इंडीज कैरिबियन आइलैंड से बने हैं। 13 आइलैंड से, 13 आइलैंड्स के समूह को वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो वेस्ट इंडीज छोटे छोटे आइलैंड से बने हैं, तो उसको द वेस्ट इंडीज बोलते हैं। देखो, जब अकेला लिखते हैं तो द वेस्ट इंडीज कभी कभी नहीं बोलते, पर जब सेंटेंस में लिखते हैं, सेंटेंस के अंदर जो वर्ड को डालना पड़ता है, तब उसके अंदर द वेस्ट इंडीज लिखा जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देश के नाम में अगर नाउन हो तो उस केस में भी द लगाते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें जो स्टेट्स जो है वो एक नाउन है, तो उस केस में द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाएगा। ठीक है, ये रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर देश के नाम में अगर तीन से ज्यादा हो, तीन से ज्यादा वर्ड हो, उस केस में भी हम द लगाते हैं। तो इसी का एग्जांपल लेते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अंदर 3 वर्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका, तो उस केस में भी हम द लगाते हैं। वैसे ही द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 3 वर्ड है, तो उस केस में भी द लगेगा। रूल नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज है। मैंने कहा था कि तीन से ज्यादा वर्ड अगर हो, ये गलत है। उसमें ऐसा होना चाहिए 3 या उससे ज्यादा। एक देश के नाम में 3 या उससे ज्यादा वर्ड अगर हो तो द लगाते हैं। 3 नंबर, रूल नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखिएगा। तो चौथा नियम है कि अगर ऑफ आ रहा, ऑफ ऑफ, तो उस केस में भी द लगेगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑफ। इंग्लिश का नियम है कि अगर ऑफ आता है
तो उसके जो स्टार्टिंग में द होना चाहिए। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में द नहीं लगता, पर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में द लगेगा, क्योंकि ऑफ आ रहा है ना। इंडिया में द नहीं लगता, लेकिन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑफ आया ना, तो उसमें द लगेगा। नहीं कोई पॉलिटिकल नेम है, कोई ऑफिशियल टाइटल है, उसके अंदर 3 से ज़्यादा वर्ड आते हो, ऑफ एक वर्ड आता हो, या कोई नाउन आता हो, उस केस में द लगेगा। तो फिलीपींस, जैसे मैंने द फिलीपींस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आइलैंड से बने हो तो उसमें द लगेगा। तो फिलीपींस भी आइलैंड से बना हुआ है, तो द लगेगा। द द नेदरलैंड्स, देखो नेदरलैंड्स में क्या है कि कोई आइलैंड नहीं है, पर उसके अंदर एक वर्ड है लैंड्स, जो नाउन है, तो उसमें भी द नेदरलैंड्स द लगेगा। ठीक है, और भी नियम है, पर आप इतना याद रखोगे तो बहुत हो गया। जापान को, जापान भी आइलैंड आइलैंड से बना हुआ है, 4 आइलैंड से बना हुआ है, लेकिन द जापान नहीं बोला जाता, उसको जापानी बोला जाता, द नहीं लगाते। क्यों? ये छोटे छोटे आइलैंड्स होने चाहिए। जापान के जो 4 आइलैंड है वो बड़े बड़े आइलैंड है, उसमें द नहीं लगेगा। इसके अलावा कुदरत में जो चीजें हैं, उन उनके बारे में जब बोलते हैं तो उनके आगे भी द लगाते हैं। द पर्शियन गल्फ, द इंडियन ओशन, द रेड सी, द गंगा, द एल्प्स, द हिमालयस, ये सब कुदरत ने बनाई चीजें हैं, इंसानों ने नहीं बनाया है। तो इन चीजों के आगे भी द लगाते हैं। ठीक है, कुदरत ने जो चीज बनाई है उस पर द लगता है। इतना मैं इतना ध्यान रखिए। छठा नियम है कि यूनिक थिंग्स। अब देखो यूनिक थिंग्स क्या है? जो एक ही है, पूरी दुनिया में एक ही है, या फिर उसके जैसा कोई नहीं है, तो ऐसे चीजों के साथ भी द लगता है। द सन, द अर्थ, द स्काई, द ओशन, द सी, ये सब चीजें हैं जो कुदरत में, कुदरत का एक अनोखा वरदान है, जो हम बना नहीं सकते, और ये एक ही है, तो ऐसे चीजों के साथ भी द लगता है। सातवां नियम कहता है कि विथ सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स क्या है? देखो सुपरलेटिव्स डिग्री है, 3 तरह की डिग्री है जो चीजों को या इंसानों को कंपेयर करती है, यानी तुलना करती है। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब सुपरलेटिव्स पढ़ेंगे तब। अभी बस अभी बस इतना समझ लो कि सुपरलेटिव से द बेस्ट, द डार्केस्ट, द वर्स्ट, यानी जो लास्ट में एस टी आ रहा है ना, ई एस टी या एस टी, उसको सुपरलेटिव्स कहते हैं, वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। बस अभी के लिए इतना समझो, बाकी हम आगे देखेंगे जब सुपरलेटिव्स पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे? द लगाएंगे। द बेस्ट, द डार्केस्ट, द वर्स्ट, द नाइसेस्ट, द स्वीटेस्ट। ठीक है, आठवां नियम कहता है कि विथ ऑर्डिनल्स। अब ऑर्डिनल्स क्या है? देखो नंबर्स है, नंबर्स तो आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर आ रहे हैं। उसी तरह हिंदी में भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होते हैं। ठीक है, आप नंबर को पोजीशन में चेंज करो, पोजीशन यानी स्थान में चेंज करो, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आएगा ना। तो उसी तरह इंग्लिश में भी फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे होते हैं। तो ऐसे बोलने वाले को जो पोजीशन में बोलने वाले नंबर है, उसको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब ऑर्डिनल नंबर्स हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, सॉरी, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। देखो, अब फर्स्ट, यहाँ पे ऑर्डिनल क्या है? फर्स्ट। फर्स्ट के आगे द लगा हुआ है ना। सेकंड एग्जांपल, द नाइन्थ चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, द नाइन्थ चैप्टर, द नाइन्थ चैप्टर है, नवा चैप्टर है, पैसिफिक है, नवा चैप्टर, नाइन्थ चैप्टर, आठवां नहीं, दसवां नहीं, सिर्फ नाइन्थ चैप्टर ऑफ द बुक। द बुक बोला है, यानी बुक भी स्पेसिफिक ही है, कोई भी बुक नहीं, एक स्पेसिफिक बुक के बारे में बोला गया है। यानी उस बुक का नवा नाइन्थ चैप्टर जो है वो इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नवा नियम कहता है कि विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कोई संगीत का वाद्य उपकरण है, उसके साथ भी द लगता है। द फ्लूट, द तबला, द हारमोनियम, द वायलिन। ठीक है, तो ही कैन प्ले द फ्लूट। तो जो संगीत के वाद्य उपकरण है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके साथ भी द लगता है। आज हमने 9 नियम देखे जहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द लगता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आगे और नियम नहीं है, और भी है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या नियम हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने पे आपके मुंह में ऑटोमेटिक वो वर्ड आ जाएगा। द वर्ड ऑटोमेटिक आपके मुंह में आ जाएगा। आप जब बोलोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह में वो वर्ड सरस्वती मैया ला देगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, भगवान आपके साथ ही है। फिर मिलते हैं अगले एक नए अध्याय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।